students. Today we'll read and understand the lesson 8 of your honeycomb book, that is Fire, Friend and Foe. Fire is both useful and dangerous. What is fire? How did we discover it? How do we control it? In this chapter, we'll learn the usefulness and how fire is dangerous for us. फायर क्या होती है, किसने डिस्कवर की, कैसे उसको कंट्रोल किया जाता है, सब कुछ. Early man didn't know what fire was, but he must have seen the damage it could cause. He must have watched lightning and volcanoes long before he began to use fire himself. Fire was powerful and dangerous, and he was frightened. अर्ली मैन, आदि मानवों को ये नहीं पता था कि फायर क्या होती है, लेकिन उन्होंने फायर से होने वाले डैमेजेस देखे थे, जैसे कि लाइटनिंग, वॉल्केनोज, ये सब चीज़ें उसने अपने आप जब खुद फायर यूज़ करना शुरू करा था उससे पहले देख चुका था. फायर पावरफुल तो थी, साथ में बहुत ही ज़्यादा डेंजरस भी थी, जिसकी वजह से वह उससे डरता था. Fire may have puzzled early man, but we now know that fire is the result of a chemical reaction. When the oxygen in the air combines with carbon and hydrogen in a fuel, a chemical reaction takes place. Energy in the form of heat and light is released in this process. This is what we call fire. Here, puzzled means confused. फायर ने आदि मानव को पक्का कंफ्यूज कर दिया होगा, और लेकिन हम सबको पता है कि जो फायर है वो केमिकल रिएक्शन का असर है, रिजल्ट है. जब ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन हो जाती है तो एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे एनर्जी रिलीज होती है, हीट और लाइट रिलीज होती है, और इसको हम फायर कहते हैं. 3 things are needed to make fire: fuel, oxygen and heat. Wood, coal, cooking gas and petrol are some examples of fuel. Oxygen comes from the air. That is why when you blow on smoldering paper, it often bursts into flame. The third thing needed to make fire is heat. Fuel and oxygen do not make fire by themselves, or else a newspaper or a stick lying in the open would catch fire on its own. To burn a piece of wood, a paper or wood, we heat it before it catches fire. So basically क्या था कि 3 चीज़ें चाहिए होती हैं आग के लिए. फ्यूल चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होती है और गर्मी चाहिए होती है. वुड, कोल, कोयला, कुकिंग गैस, पेट्रोल, ये सब फ्यूल के कुछ एग्जाम्पल्स हैं. ऑक्सीजन हमें एयर से मिल जाता है, इसीलिए जब भी हम किसी पेपर को मतलब जलाते हैं तो वो बिल्कुल फ्लेम में बदल जाता है. अब तो लेकिन ये 2 चीज़ें काफ़ी नहीं है, इसके लिए तीसरी चीज़ चाहिए होती है हीट. तो इसीलिए फ्यूल और ऑक्सीजन अकेले काफ़ी नहीं है. वरना जो हमारा न्यूज़पेपर है या हमारी मैच स्टिक है तो वो अपने आप ही फायर कैच कर लेती है अगर खुले में पड़ी होती, लेकिन ऐसा नहीं है. एक पेपर को, एक लकड़ी को जलाने के लिए हमको हीट की भी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन और फ्यूल के साथ साथ. वी जनरली डू इट विद अ लाइटेड मैच. हम जनरली उसको जलाने के लिए मैच स्टिक का यूज़ करते हैं. एवरी फ्यूल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगिनस टू बर्न. हर फ्यूल का अपना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिस पे वो जलना स्टार्ट करती है. दिस टेम्परेचर इज़ कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट और किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल. जिस पॉइंट पे आकर वो जलना स्टार्ट करता है हमारा फ्यूल, उसको हम फ्लैश पॉइंट या किंडलिंग टेम्परेचर कहते हैं. इट इज़ समटाइम्स सेड दैट फायर इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर. ऐसा कहा जाता है कि फायर जो है वह बहुत ही अच्छी सर्वेंट, मतलब बात मानने वाली नौकर है, लेकिन बहुत ही बुरी मास्टर है. क्यों ऐसा कहा जाता है? Okay, let's see. It only means that fire is very useful as long as it is kept under control. तो ये बात सच है कि फायर
तब तक के लिए अच्छी है जब तक कि वो कंट्रोल में है, लेकिन जैसे ही वो बढ़ेगी, वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, तो वो मास्टर हो जाएगी। मास्टर मतलब वो हम सब पे काबू कर लेगी। फिर हम लोगों को अभी हम जैसे आग जलाया, बुझा दी अपने तरीके से, लेकिन जब वो ज़्यादा हो जाएगी तो ऑफ कोर्स सी बात है कि हम उसको इतना इजीली नहीं बुझा सकते। For instance, we use it to cook our food, warm our homes in winter, and to generate electricity. But on the other hand, if fire gets out of control, it can be very dangerous. Each year, thousands of homes and shops are damaged by fire. Vast areas of forests are also destroyed, and hundreds of people are killed or injured. फॉर इंस्टेंस दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल, हम खाना बनाने के लिए, घर को सर्दियों में गर्म रखने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए आग का यूज़ करते हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ अगर फायर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो वो बहुत ही ख़तरनाक हो जाती है। हर साल कितने ही घर, कितनी शॉप्स फायर की वजह से डैमेज होती हैं। जंगल जैसे बड़े बड़े एरियाज़ भी डैमेज हो जाते हैं, लोगों की जानें चली जाती हैं। Just as three things are needed to start a fire, there are three main ways in which a fire can be put out. In each one of the three things needed for burning is taken away. Okay, so जैसे तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है फायर को जलाने के लिए, सेम वे उसको हटाने के लिए, फायर को कंट्रोल करने के लिए, उसको बुझाने के लिए भी तीन चीज़ें होती है। और उन्हीं तीन चीज़ों में से कोई ना कोई एक चीज़ को हम एलिमिनेट कर देते हैं ताकि फायर को रोका जा सके। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन टेक अवे द फ्यूल। इफ द फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस। वी ऑफन लेट अ फायर डाई आउट सिंपली बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट। अब सबसे पहला फ्यूल जो उसको जलने के लिए चाहिए, तो फ्यूल उसमें से हटा देंगे तो वो नहीं जल पाएगी, है ना, या फिर हम उसमें और फ्यूल नहीं डालेंगे। The second way of putting out a fire is to prevent oxygen from reaching it. No supply of oxygen means no fire. Small fires can be put out or smothered with a damp blanket or a sack. This stops oxygen reaching the burning material. Sometimes carbon dioxide is used to extinguish fire. It does not allow oxygen to reach the burning material. तो अब क्या होता है कि सेकेंड वे में हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन को वहाँ तक पहुँचने से रोक दें। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आग नहीं बढ़ेगी, ना जलेगी। तो छोटी मोटी जो आग होती है उनको स्मॉदर्ड का मतलब होता है कि उसमें उसको एक तरीके से ऐसे ढक देना कि वो उसमें हवा का जो आना है वो रुक जाए, हवा ना पहुंच पाए। ठीक है, तो हम गीले ब्लैंकेट से या बोरी से उसको हम दबा देते हैं, सफोकेट कर दे एक तरीके से उसको, बिल्कुल कस के कि उधर पूरी तरीके से हवा, वो ऑक्सीजन ना पहुंच पाए। और जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी बर्निंग मटेरियल तक तो आग नहीं लगेगी और बुझ जाएगी। कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज़ करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसको भी यूज़ करते हैं ताकि ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाए और फायर बंद हो जाए। The third way of putting out a fire is to remove the heat. If the temperature can be brought down below the flash point, the fuel stops burning. You blow on a burning matchstick or a candle to put it out. In doing so, you remove the hot air around the flame, burning down its temperature below the flash point, and the candle goes out. Sometimes water is sprayed on a fire. It absorbs heat from the burning fuel and lowers the temperature. The blanket of water also cuts off the supply of oxygen and the fire is extinguished. अब क्या होता है थर्ड वे, कि उसमें से हीट को ही रिमूव कर दिया जाए, उसको उसके फ्लैश पॉइंट से या कैंडलिंग पॉइंट से नीचे ले आया जाए, उसका टेम्परेचर लो कर दिया जाए ताकि आग जले ही नहीं। जैसे कि हम कोई कैंडल को या मैच स्टिक को बुझाना होता है तो उस पर फूंक मारते हैं ताकि जो हॉट एयर है जो उसको और ज़्यादा बढ़ा रही है वो हट जाए और कूल एयर की वजह से उसका टेम्परेचर लो हो जाए। सेम वे पानी जब हम उस पर स्प्रे करते हैं, पानी डालते हैं तो उससे भी टेम्परेचर कम होता है। तो अगर हम टेम्परेचर कम कर देंगे तो वो जो उसमें हीट उतना नहीं हो पाएगा और फ्यूल जल नहीं पाएगा, आग पकड़ नहीं पाएगा।
Some fires cannot be put out with water. If water is spread onto an oil free, the oil will coat to the top of the water and continue to burn. This can be very dangerous because water can flow quickly, carrying the burning oil with it and spreading the fire. Water should also not be used on fires caused by electrical appliances. The person spraying water might receive an electric shock and be killed. A carbon dioxide extinguisher is the best thing to fight an electrical fire. अब बेसिकली क्या होता है कि हर फायर पे हम पानी नहीं डाल सकते. क्यों? क्योंकि अगर वो फायर ऑयल पे लगी हुई है या ऑयली उसमें कोई चीज़ है, तो ऑयल जो है वो पानी के ऊपर आ जाएगा और पानी जिस तरीके से बहेगा उतनी जल्दी जल्दी ऑयल भी बहेगा और वो आग और ज़्यादा फैल जाएगी. सेम वे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या स्विचेस हैं या कहीं पे भी इस तरीके की अगर आग लगे तो वाटर इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो अगर हम उसमें पानी डालेंगे तो जो इंसान पानी डाल रहा होगा उसको शॉक लगने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. इसलिए हम ऐसे टाइम पे फायर एक्सटिंग्विशर्स का यूज़ करते हैं. फायर एक्सटिंग्विशर्स में कार्बन डाइऑक्साइड होता है. कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाता है और उसी टाइम पे जो हमारी फायर होती है वो ख़त्म हो जाती है. We spend millions of rupees each year in fighting fires, and we spend more trying to find new ways of preventing fires from happening and getting out of control. On the whole, we have learned rather well to control fire and put it to good use in our daily everyday life. अब हर साल सिर्फ फायर से बचने के लिए, फायर से लड़ने के लिए बहुत मिलियंस खर्च हो जाते हैं सरकार के. मतलब नए नए वेज ढूंढते हैं कि फायर्स के कैसे बचा जा सके, उसको कंट्रोल में कैसे रखा जा सके. इस पूरे उसमें अभी तक हमने सीख लिया है कि या हमें फायर को कैसे कंट्रोल में रखना है और कैसे उसको अच्छे से अपनी एवरीडे लाइफ में यूज़ करना है. Long ago there were no firemen. When fire broke out, everybody became a firefighter. पहले के ज़माने में कोई फायरमैन नहीं हुआ करते थे. सब अगर फायर लगती थी, अगर आग लग भी जाती थी तो सब खुद फायर फाइटर बन जाते थे. People formed human chains and passed buckets of water from a well or a pond to the blaze. जहाँ पे आग लगी होती थी वहाँ से लेके कुएं तक या जहाँ भी पानी का सोर्स होता था वहाँ तक सब लोग एक चेन बना लेते थे और एक दूसरे को पानी की बकेट्स पास करते थे और आग बुझाते थे. Now there are laws about building construction which ensure that space is left between buildings to reduce the fire risk. Every new building, especially a public place, must ensure the observance of fire prevention norms. लेकिन अब सरकार ने लॉज बना दिए हैं जिसकी वजह से आपको बिल्डिंग के पीछे कुछ जगह खाली छोड़ना होता है ताकि फायर होने के रिस्क को कम किया जा सके. और पब्लिक प्लेसेस के जो बिल्डिंग्स वगैरह होते हैं वहाँ पे तो प्रिवेंशन नॉर्म्स को देखा भी जाता है कि वो पूरे हो रहे हैं या नहीं, फुलफिल किए जा रहे हैं या नहीं. Bands of firefighting workers with special equipment known as fire brigades are there to put out fires. Firefighters are highly trained people. They possess many skills. They cut off electricity supply, knock down dangerous walls, spray water and other materials to bring fire under control. अब फायर फाइटर्स होते हैं, बहुत ही ट्रेंड पीपल होते हैं फायर ब्रिगेड्स में. उन फायर ब्रिगेड्स जो होती हैं वो आती हैं, उनके संग में ये स्किल्ड ट्रेंड आपके फायर फाइटर्स आते हैं. इनको अलग अलग तरीके की स्किल्स में ट्रेन किया जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी है तो उसकी सप्लाई को कैसे काटा जाए, बहुत ऊंची वॉल है तो उसको कैसे पार किया जाए, पानी किस तरीके से डालना है, कैसे भी ना कैसे करके फायर को कंट्रोल कैसे करना है. They are also trained in first aid so that they can help people suffering from burns or from the effects of smoke. उनको फर्स्ट एड में भी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि जो लोग आग से इंजर्ड हुए हैं उनको फटाफट इलाज मिल सके. द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इट्स यूजेस हेल्प्ड अर्ली मैन टू कोप अप विद नेचर बेटर एंड ग्रेजुअली अडॉप्ट अ सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ. आदि मानव ने आग की खोज करके हम लोगों की लाइफ को इजी तो कर दिया है. एक बहुत ही मतलब स्लोली हम लोग उन्होंने उस चीज़ को डिस्कवर किया और हमने उसको ग्रेजुअली और ज़्यादा मॉडिफाई करा और एक बहुत ही
ईजी कंफर्टेबल लिविंग को अडॉप्ट कर लिया है। फायर इज स्टिल वर्शिप्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हमारे यहाँ पे वैसे भी अग्नि को, फायर को पूजते हैं, हम उसकी पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं। फायर इज इंडीड अ फ्रेंड बट एज वी नो इट कैन बी अ डेंजरस एनिमी वंस इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल। फायर जिसमें इंडीड बिल्कुल कोई शक नहीं है कि वो हमारी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, लेकिन अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो उससे ज़्यादा वर्स्ट एनिमी भी कोई नहीं है। नाउ कम टू द पोएम। Meadow surprises. Walk across a green field, a park, or even under a clump of trees, and you will notice many wonderful things. What are some of the surprises a meadow has for someone with a keen eye and a sharp ear? Basically, meadow is referred to a green place, इसको गार्डन तो नहीं बोलेंगे, मैदान टाइप। तो वहाँ पे जब हम कभी आप ग्रीन फील्ड में गए हो, उस पार्क में या किसी भी ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा हरियाली हो और बहुत ही ज़्यादा फूल हों, इंसेक्ट्स हों, बर्ड्स हों, ये सारी चीज़ें, तो अगर किसी के पास बहुत ही मतलब एक अच्छी नज़र, परखने वाली नज़र और तेज़ कान है, तो उनके लिए बहुत सारे नए नए सरप्राइजेज हैं। लेट्स सी व्हाट पोएट हैज़ ऑब्जर्व्ड हियर। Meadows have surprises. You can find them if you look. Meadows में surprises होते हैं, अगर तुम देखोगे आसपास तो तुमको मिलेंगे। Walk softly through the velvet grass. उसने ग्रास को किससे कंपेयर करा है? वेलवेट से, कि कभी उस वेलवेट की ग्रास पे, ऑल्दो ग्रास इज नॉट वेलवेटी, राइट, वेलवेट से नहीं बनी होती है ग्रास, लेकिन उसने क्या बोला, जब तुम चलोगे तो तुमको फील होगा कि ग्रास जो है इतनी सॉफ्ट है, बिल्कुल वेलवेट जैसी। एंड लिसन बाय द ब्रूक। ब्रूक मीन्स नदी, और नदी की आवाज़ सुनोगे तो तुमको एक अलग ही फीलिंग आएगी, उसकी आवाज़ भी होती है। हम कभी पानी की आवाज़ को नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन कभी हम नोटिस करें तो हमको बहुत ही ज़्यादा सूदिंग लगती है वो। यू मे सी अ बटरफ्लाई रेस्ट अपॉन अ बटरकप। तुम एक बटरफ्लाई को देखोगे एक बटरकप पे बैठे हुए। बटरकप इज अ प्लांट विद येलो फ्लावर्स एंड अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉज टू सिप द नेक्टर अप। तो पोएट इतना ऑब्जर्व कर रहा है, उसको देख रहा है कि वो बटरफ्लाई उस फ्लावर पे बैठ के अपने स्ट्रॉ से, मतलब अपना जो उसका वो डंक है, उससे कैसे नेक्टर निकाल रही है, यानी कि उसके जो जूस होता है ना उसके फ्लावर्स का वो। यू मे स्केयर अ रैबिट हु इज सिटिंग वेरी स्टिल। और तुम चलते चलते एक रैबिट को डरा सकते हो जो कि बिल्कुल शांत बैठा है। दो एट फर्स्ट यू मे नॉट सी हिम। तुम उसको देखोगे नहीं। वेन ही हॉप्स यू विल। लेकिन जैसे ही वो कूदेगा तुमको दिख जाएगा। A dandelion whose fuzzy head was golden days ago has turned to airy parachutes that flutter when you blow. Dandelion is a flower, वो वाइट कलर का, जिसको फूंक मारो तो उसके सारे जो मतलब क्या कहते, जो भी मतलब उसके वो छोटे छोटे पेटल्स होते हैं ना, वो बिल्कुल ऐसे पूरा फैल जाते हैं, उड़ने लग जाते हैं। ज़्यादातर कार्टून्स में, फेरी टेल्स में वही वाला होता है डैंडेलियन, ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि उसको तुम देखोगे ना, और जैसे ही उसको ब्लो करोगे, फूंक मारोगे, वो पूरे में ऐसे छोटे छोटे पैराशूट्स बन के उड़ने लगेगा। एक्सप्लोर द मेडो हाउसेज द बरोज इन द ग्राउंड। अब उसने बोला मेडो हाउस, और जो बरोज हैं, जो मतलब जैसे खरगोश ने खोदा हुआ है, जो गड्ढे किए हुए हैं। अ नेस्ट बीनीथ टॉल ग्रासेस। टॉल ग्रासेस के बीच में किसी घोंसले छोटे छोटे। द एंड्स अमेजिंग मोन्ड, और चींटियों के घर। ओह मेडो have surprises and many things to tell. meadows में बहुत सारे surprises छुपे हैं और बहुत कुछ है बताने के लिए। You may discover these yourself if you look and listen well. तुम खुद भी इसको ढूंढ सकते हो अगर तुम ध्यान से सुनो और ऑब्जर्व करो, ध्यान से देखो। This poem is written by Louis Brand Philip. So that's all for today. We'll see you in the next video. And till then, please do all the question answers, find hard words,
And if you find any query, if you have any doubt, do ask me in the online session. Till then, keep learning, keep growing.